नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत की आत्मा किसान है जो गांव में निवास करते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसान का जीवन अभावों में ही गुजरा है। समय अभाव के कारण उनकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित होती हैं। वो तो पूरे दिन रात कृषि कार्य में ही जुटा रहता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल लेने के लिए करें उन्नत तकनीक से पौध तैयार। अधिक लाभ के लिए सर्दी के मौसम में मधुमक्खियों की उचित देखभाल। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती जायद फसल के रूप में आमतौर पर फरवरी मार्च में की जाती है और इस समय अधिकतर किसान बीजों की सीधी बुआई करते हैं, जो कि फसल एक साथ आती है और उसका बाजार में कम भाव मिलता है। जबकि इस फसल को अगर अगेती लेते हैं तो अधिक लाभ ले सकते हैं। इसलिए आज हम अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयारी के बारे में जानकारी लाए हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, जब आप कड़ी मेहनत करके सब्जी या फूलों का अच्छा उत्पादन लेते हैं और उसका आपको बाजार भाव सही नहीं मिलता है तो आर्थिक नुकसान होता है। और ऐसा तभी होता है जब क्षेत्र के सभी किसानों का उत्पादन एक साथ होता है। इसलिए आप सब्जियों या फूलों की खेती में थोड़ा बदलाव लाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगर बात करें तो गर्मी की फसल के लिए आमतौर पर किसान फरवरी में बीज बोते हैं, जिसे उगने में 5 से 8 दिन का समय लगता है और इस फसल में 45 से 55 दिन बाद उत्पादन आना शुरू होता है। तब सभी किसानों की फसल तैयार होती है, जिसके कारण इन सब्जियों का बाजार भाव गिर जाता है। लेकिन अगर हम इन्हीं बीजों की बुआई संरक्षित दशा में इस समय कर दें और 30 से 35 दिन बाद इसकी रोपाई करें तो इसकी फसल 1 से 1.5 माह पहले मिलेगी, जिसका बाजार भाव निश्चित रूप से अधिक मिलेगा। किसान भाइयों, अगर हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें तो इसमें लौकी, तुरई, करेला, खीरा, कुम्हड़ा, पेठा इत्यादि फसलें आती हैं। इन फसलों से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि किसान भाई उन्नत प्रजातियों का चयन करें। तो लौकी की सामान्य प्रजातियां काशी गंगा और पूसा नवीन इत्यादि हैं, जिनकी औसत उपज क्षमता 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। यदि इनकी संकर प्रजातियों की बात की जाए तो इसमें पंत संकर लौकी, एक पूसा मंजरी, वरद इत्यादि हैं, जिनकी औसत उपज क्षमता 400 से 500 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। तुरई की सामान्य प्रजातियां पूसा सुप्रिया, पूसा चिकनी इत्यादि हैं, जिनकी औसत उपज 120 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। करेला की सामान्य प्रजातियां कोयम्बटूर 2 और कल्याणपुर है, जिनकी औसत उपज 150 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। करेला की संकर प्रजातियां पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2 है, जिनकी उपज क्षमता 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। खीरा की सामान्य प्रजातियां पॉइंसेट स्ट्रीट 8 और पूसा उदय है, जिनकी औसत उपज 150 से 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। खीरा की संकर प्रजातियां पूसा सहयोग, पंत संकर, खीरा 1 अमृत है, जिनकी उपज क्षमता 350 से 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। कुम्हड़ा की सामान्य प्रजातियां पूसा विश्वास और पूसा विकास इत्यादि हैं, जिनकी औसत उपज क्षमता 250 से 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। कुम्हड़ा की संकर प्रजातियों में पूसा हाइब्रिड 1 है। पेठा की सामान्य प्रजातियां पंत पेठा 1 और कोयम्बटूर 1 है, जिनकी उपज क्षमता 300 से 350 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए आप ऐसे बीजों का चुनाव करें जिसके फल मध्यम आकार के होते हैं। बाजार में तमाम निजी कंपनियां संकर बीज तैयार कर रही हैं। अगर आप संकर बीजों का चुनाव करते हैं तो अच्छी उपज मिलेगी। अगर ये बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं या आप संकर बीज नहीं लगाना चाहते हैं तो सामान्य बीज भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक बीज दर की बात है तो लौकी की सामान्य किस्मों का 5 किलोग्राम और संकर किस्मों का 4 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। खीरा की सामान्य किस्मों का 3 किलोग्राम और संकर किस्मों का 2 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। करेले की सामान्य किस्मों का 7 किलोग्राम और संकर किस्मों का 5 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। कुम्हड़ा की सामान्य किस्मों का 6 किलोग्राम और संकर किस्मों का 4 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। पेठा की सामान्य किस्मों का 5 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं और तुरई की सामान्य किस्मों का 5 किलोग्राम और संकर किस्मों का 4 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं।
किसान भाइयों, बीज का अंकुरण अच्छा हो इसके लिए बीजों को 12 से 15 घंटे तक पानी में भिगो कर रखते हैं और इसके बाद इसे सूती कपड़े या बोरे के टुकड़े में लपेटकर इसे गर्म स्थान पर रखते हैं। जैसे बिना सड़ी गोबर की खाद या भूसे में बीजों को जमाव के लिए 10 से 12 घंटे रखते हैं। इसके बाद बीजों में जब अंकुरण हो जाए तो प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित करके इसकी बुआई कर देते हैं। अक्सर देखने में आता है कि कुछ किसान भाई सर्दी के मौसम में सब्जियों की अगेती फसल लेने के लिए कम तापमान पर ही बीजों की बिजाई कर देते हैं, जिससे बीज सर्दी के कारण उग नहीं पाते और अगर थोड़ा बहुत उगते भी हैं तो उसकी बढ़वाड़ नहीं हो पाती। ऊपर से पाला पड़ने पर पौध जल जाते हैं और अपेक्षित उपज प्राप्त नहीं होती। इन समस्याओं को देखते हुए सब्जियों की नर्सरी असाधारण वातावरण यानी कि पॉलीहाउस, नेट हाउस, लो टनल या पेड़ के नीचे वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे बेमौसमी उत्तम गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार होंगे। पॉलीहाउस, नेट हाउस, लो टनल में पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले ढांचा तैयार करना पड़ता है। उसके बाद 3 भाग कोकोपिट और 1 भाग परलाइट व वर्मीकुलाइट को मिलाकर मिश्रण तैयार करके जर्मिनेशन ट्रे में भर देते हैं। फिर हजारे की द्वारा सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद सभी छिद्रों में 1-1 बीज की बुआई कर देते हैं। बुआई के उपरांत ट्रे को जमाव के लिए लो टनल पॉलीहाउस में रख देते हैं। इसके अलावा हमारे जिन किसान भाइयों के पास जर्मिनेशन ट्रे उपलब्ध नहीं है, वह कुल्हड़ या प्लास्टिक बैग में भी सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 1 भाग मिट्टी, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और 1 भाग बालू लेकर कुल्हड़ या प्लास्टिक बैग में भर देते हैं। भराई करने के बाद इसमें नमी बनाए रखने के लिए हजारे के द्वारा सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के उपरांत कुल्हड़ या प्लास्टिक बैग में बीजों की बुआई करके उसे शेड नेट, पॉलीहाउस, छप्पर के नीचे या फिर किसी सघन पेड़ के नीचे रख देते हैं। लेकिन अगर आप छप्पर या पेड़ के नीचे पौधे तैयार करते हैं तो धूप खिलने पर उसे बाहर अवश्य रखें, जिससे जमाव अच्छा होता है। किसान भाइयों, बीज की बुआई के 35 से 40 दिन के बाद पौध तैयार हो जाती है, जिसकी फरवरी या मार्च माह में रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं। क्योंकि अभी वातावरण का तापमान कम हो गया है और इस सर्दी के मौसम में इनकी विशेष देखरेख की जरूरत होती है। तो सर्दी के मौसम में मधुमक्खियों की देखरेख और प्रबंधन किस तरह से करना है, इसके बारे में सुझाव दे रहे हैं कि मधुमक्खी परिवार को जो हम लेते हैं वो परिवार में आपको देखना है कि रानी नई है और गर्भित है। गर्भित रानी की ये पहचान है कि वो एक घर में एक ही अंडा देगी या उसका टीप जो है उदर भाग का फूला हुआ रहेगा। नई रानी है, इसकी पहचान ये है कि उसका उदर भाग गोल्डन कलर का होगा, सोना के रंग का होगा। जब मधुमक्खी परिवार को ले जाते हैं उसके पहले उस स्थान का चुनाव कर लीजिए कि कहाँ रखें। उसे यही देखना है कि मधुमक्खी के बक्से का निकास द्वार पूरब या दक्षिण की तरफ होना चाहिए और मधुमक्खी बक्सा जब वहाँ अपने पहुँचा दिए तो थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा के बाद ही उसका गेट खोलें ताकि मधुमक्खियाँ अस्थिर हो जाएं। उसके बाद आपको देखना है कि शुरू में तो मधुमक्खियों को पता नहीं है कि किधर उसका भोजन स्रोत है, तो 2 दिन 4 दिन तक उसको चीनी की चाशनी कृत्रिम ढंग से बनाकर 1 किलो पानी और 1 किलो चीनी को थोड़ा गर्म करके ठंडा करने के बाद प्लास्टिक के गिलास में खरपतवार देकर अंधेरा होने के बाद देना चाहिए। हम लोगों ने पाया है कि मधुमक्खी के बक्सा को स्थानांतरण करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उसमें भोजन एकत्र करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो कम से कम साल में लंबा या छोटा स्थानांतरण जरूरी है। अगर भी कोई भी रोग लगा हुआ है तो उसका नियंत्रण कीजिए, और नहीं तो एक होता है डमी बोर्ड होता है, डमी बोर्ड लगा देने से भी मधुमक्खियों का उत्साह बढ़ता है और घर को गर्म और ठंडा करने में, तापक्रम बनाए रखने में सहायक होता है। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होती, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है।
मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती है। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को भी खा जाती हैं। बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मिक एसिड दवा, हमारे यहाँ एक ही समस्या है, माइट की समस्या है। माइट की समस्या में से निपटने के लिए ज़रूरी है कि तलपट को 15 दिन पर सफाई करते रहें। और दूसरी बात यह है कि फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। 5 ml फॉर्मिक एसिड 15 दिन के अंतराल पर देने से माइट का रोकथाम हो जाता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर सफल मधुपालक बनना चाहते हैं तो 2 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। पहला कि 2 कमज़ोर परिवार के बजाय एक मजबूत अच्छा। कमज़ोर परिवार होने पर उसमें रोग ज़्यादा लगता है, दुश्मन उसको तंग करते हैं, तो उसको मिलाकर मजबूत बनाकर रखना चाहिए। आज जब बसंत काल आए, बढ़िया समय आए, तो ठीक है, उसका बंटवारा करके बक्से को बढ़ा देना चाहिए। दूसरा इसका ये है कि यथासंभव आप प्रयास कीजिए कि ऐसा न हो कि कोई परिवार बहुत मजबूत हो और कोई बहुत कमज़ोर हो। तो इसके लिए बहुत कमज़ोर और बहुत मजबूत के बीच में गैप रखने के लिए है कि ब्रूड वाला जो छत्ता है, सप्ताह में एक बार एक बक्से से निकाल कर कमज़ोर बक्सा में दें, तो प्रौढ़ मक्खियों की संख्या बढ़ने लगती है कमज़ोर में, तो मजबूत और कमज़ोर में गैप कम रहता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो जैसे लूट मार की समस्या से आप निपट सकते हैं, नहीं होगा। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फॉर्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खियों के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें। साथ ही छिपकली, मेंढक और चिड़ियों से भी बचाव करें। तो ऐसे मोमी पतंग या कीट से बचना चाहिए। चूँकि मधु मिठास है बक्से में, तो चीटा चीटी का प्रकोप तो स्वाभाविक है, इसलिए मधुमक्खी के बक्सा को स्टैंड पर रखें। अगर ज़्यादा कहीं आक्रमण हो रहा है तो स्टैंड में चिपचिपा चीज़ कुछ लगा दें ताकि चीटी और ये सब वो बक्से के अंदर ना जाए। इस तरह से शत्रुओं से बचाना जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों तक अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में वर्षा नहीं होने के साथ दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने, उच्च आपेक्षिक आर्द्रता के साथ तेज गति की हवाएं चलने और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह है कि महामारी कोरोना से बचाव हेतु भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को मानते हुए आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। आने वाले दिनों में पाला पड़ने की संभावना को देखते हुए सरसों और अन्य संवेदनशील फसलों में बचाव के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की 0.1% घोल का छिड़काव करें। बेर और किन्नों के बाग से अच्छे फलोत्पादन के लिए लगातार सिंचाई करें। बागवानी के लिए नए लगाए पौधों को शीतलहर और पाले से बचाएं। लो टनल में सब्जी उत्पादन के लिए तैयारियां कर लें। गेहूं की फसल में शीर्ष जड़ फुटान अवस्था, जो कि बुआई के 20 से 25 दिन पर आती है, इस अवस्था पर 15 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से पहली सिंचाई के साथ देवें। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम 2,4-D इमाइन साल्ट
या 20 ग्राम मेट सल्फ्यूरान मिथाइल व चौड़ी पत्ती तथा संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 400 ग्राम क्लोरिनोफाप और मेट सल्फ्यूरान के मिश्रण का छिड़काव बुआई के 30 से 35 दिन बाद करें। सभी रबी फसलें अंतः सस्य क्रिया अवस्था पर हैं, अतः निराई गुड़ाई करें। खेत में चूहों के नियंत्रण हेतु जिंक फास्फाइड और आटा, इसके अलावा खाने वाला तेल 2:94:4 के अनुपात से मिश्रण का चुग्गा खुले व्हीलों पर रखें। भविष्य के लिए पानी और नमी की हर बूंद का संरक्षण करें। पशुओं को सर्द हवाओं से बचाएं। पशुओं में पेट के कीड़े मारे व खुरपका और मुंहपका, काला ज्वर व गलघोंटू बीमारी के टीके मानसून से पहले लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है अविकानगर, जिला टोंक के महेंद्र सिंह ने। आपने गेहूं की फसल में लीफ कलर चार्ट का महत्व और उपयोग पर जानकारी चाहते हैं ताकि फसल में संतुलित मात्रा में यूरिया प्रयोग करके अधिक उपज ली जा सके। तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे लीफ कलर चार्ट के बारे में। तो किसान भाई, आप जब भी जो इरिगेशन करते हैं, जैसे गेहूं में जो है जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के बाद हमको यूरिया डालना पड़ता है। तो किसान गलतफहमी के चलते क्या होता है कि अधिक यूरिया खेत में डाल देते हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाता है और खेत में जो है कीट और बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है और दूसरे पोषक तत्व का भी कमी होता है। इसीलिए अगर आप सही ढंग से यूरिया का यूज करेंगे खेत में तो उससे क्या होगा कि पैदावार भी बढ़ जाएगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इसके लिए आता है एक लीफ कलर चार्ट है। यह एक प्लास्टिक स्केल है जो बहुत ही आसान है और इसका मार्केट वैल्यू केवल 100 रुपये के आसपास आता है, जो आप बड़े जो खाद बीज के दुकान पर आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि आखिर ये लीफ कलर चार्ट क्या है। लीफ कलर चार्ट एक ऐसा पत्रक है जो कि कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न फसलों पर शोध कर पौधों की उर्वरक की मांग के अनुसार पत्तियों के रंगों को देखते हुए बनाया है। इसके रंगों की तुलना पौधे की पत्तियों के रंग से करने पर फसल में उर्वरक की कमी और अधिकता का पता लगा सकते हैं। तो किसान भाई, अगर लीफ कलर चार्ट के आधार पर आप अपने खेत में यूरिया का उपयोग करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका खेत में जितना उर्वरक चाहिए उतना ही आप दीजिएगा और इसके कारण आपका खेत में कीट और बीमारियों का भी प्रकोप कम होगा और हमारा प्रदूषण भी कम होगा। और आपका क्या होगा कि एक यूरिया जो अधिक दीजिएगा उसका भी खर्च आपके पास बच जाएगा और ये होगा और उसके बाद आपका खेत में जितना यूरिया की जरूरत है उतना ही होगा, जिससे क्या होगा कि दूसरा पोषक तत्व की भी कमी नहीं होगा। और इसके आधार पर आप देखिएगा कि आपका पैदावार बहुत ही अधिक होगा और इसीलिए हम किसान साथियों से निवेदन करते हैं कि लीफ कलर चार्ट के आधार पर ही आप अपने खेत में यूरिया का उपयोग करें। गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए किसान अक्सर बिना सोचे समझे अंधाधुंध मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है और इससे किसानों को आर्थिक हानि भी होती है। इस हानि से बचने के लिए किसान लीफ कलर चार्ट की सहायता से फसल की उर्वरक मांग के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं लीफ कलर चार्ट की प्रयोग विधि के बारे में। तो एक लीफ कलर चार्ट का क्या है कि इसमें लीफ कलर चार्ट में एक अलग अलग कलर होता है जिसके नीचे उसका नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लीफ कलर शेड भी कहते हैं। तो इसमें जैसे कि 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 इस तरह का नंबर रहता है। इसको क्या करना है कि इसका मिलान जब आप जो सिंचाई कर लिए उसके बाद आप अपने खेत में सबसे स्वस्थ पौधा लगे, जो उस पत्ते को उस
चाट से मिलान करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जैसे धूप में मिलाइएगा तो आपका शरीर का जो छाया होगा उसी के नीचे आपको इस कलर से मिलान करना है आपको पत्ते से। और जब आप इस मिलान कर लीजिएगा तो 10 खेत में 4-5 जगह आप मिलान कीजिएगा। और उसमें जैसे आपको कहीं पर 4 आ गया तो कहीं पर 3.5 आया, तो उस मिलान के आधार पर आप एक एवरेज निकाल लीजिए। उसके आधार पर आप खेत में यूरिया देने से आपका क्या होगा कि उर्वरक का अच्छा से मैनेजमेंट होगा। तो इसमें जैसे लीफ कलर शेड आपको 5 से अधिक आया तो आपको 1 एकड़ में केवल 15 kg ही यूरिया देना है। अगर 4.5 से लेकर के 5 तक अगर शेड कलर के नीचे आता है आपका कलर खेत में, तो उसमें केवल आपको 30 kg यूरिया प्रति एकड़ देना है। और फिर अगर उसके नीचे आता है तो इसी तरह आपको 40 kg यूरिया प्रति एकड़ देना है। अगर 4 से कम है आपका लीफ कलर शेड का जो मिलान लीफ से 4 से कम है तो उसमें आपको 55 kg यूरिया प्रति एकड़ डालना है। तो ये है लीफ कलर चार्ट के बारे में, जिसके आधार पर आप अपने खेत में यूरिया का उपयोग करने से आपका लाभ बढ़ेगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।